गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारी शॉर्ट वीडियो है बेटा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये क्रिएट की है। तो आज हमारा चैप्टर है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनकी वजह से, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, जो अपने आसपास सब चीज़ें देखते हो, जो रिएक्शंस आप देखते हो होती हुई, उनका फॉर्मेशन वगैरह होता है, और उनका जो मतलब जो प्रोसेस है वो सब इन्हीं की वजह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम लोग स्टडी करते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पाते कहाँ पर हो, यहाँ पे S P, यहाँ पे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और नीचे यहाँ पे 2 रोज होती हैं आपकी F ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पे S की 2 रोज है, फिर यहाँ पे P की है आपके 13 to 18 ग्रुप्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी 4 सीरीज़ है पीरियडिक में, और यहाँ पे आपकी 2 सीरीज़ है। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है पीरियडिक टेबल। ठीक है बच्चा, आप जो फर्स्ट सीरीज़ आप स्टडी करते हो दैट इज़, आप सबसे पहले स्टडी करते हो 3D, देन 4D, देन 5D एंड देन 6D। हमें जो पढ़ना है वो 3D है, इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, टोटल ये 10 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इन्हें सबसे पहले कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बिटवीन की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ठीक है, या उनके जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उनका मीडियम है एक्चुअली में। आप देखो ना, यहाँ एस है, यहाँ पी है, फिर यहाँ पे सेंटर में डी है, तो एक तरह से मीडियम बनते हैं, क्योंकि मेटल्स है ना ये। यहाँ पे आपके मेटल्स होते हैं, फिर यहाँ पे नॉन मेटल्स आते चले जाते हैं। नॉन मेटल कम होते हैं आपकी टेबल के अंदर, मेटल्स ज़्यादा होते हैं। एक तरह का ट्रांजिशन यानी कि ब्रिज का ये काम करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और एक रीज़न और है, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल जो होता है दैट इज़ पार्शियली फिल्ड। जो डी सबशेल है दैट इज़ पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिशन से शो करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो डी सबशेल में बैठे होते हैं, ट्रांजिशंस का मतलब है वो अपनी शेल से जंप करते हैं अपर शेल में या फिर डाउन शेल में, डिपेंड करता है वो तो। ठीक है, जब आप एलिमेंट्स को स्टडी करोगे तो उसकी वजह से इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब इसकी वजह से भी हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ थी कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आपका सबसे पहले है स्कैंडियम, आपका एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो कैसे फिल करोगे? अकॉर्डिंग टू योर अफबाउ रूल। अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग आप फिल करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे आपके? देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 10। ठीक है, कितने बचे आपके पास? आपके पास बचा ओनली 1, तो दिस इज 3D1। तो देखिए ना, पार्शियली फिल्ड सबशेल आपके पास आ गया, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल आपके पास आ गया, जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, समझ में आया? ये है पूरा पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पता है हम ना इतना लंबा लिखते नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, और ना गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं कि कोई एक भी अगर स्किप हो गया तो आपका जो लास्ट आउटर मोस्ट सबशेल है वो रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, है ना, कि आपका कौन सा एलिमेंट है, किस इलेक्ट्रॉन तक आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने थे, 10 थे, यहाँ तक कितने, 18 थे। अब आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक आपके पास नोबल गैस होती है, इनर्ट एलिमेंट होता है, दैट इज़ आर्गन। ठीक है, AR लिखते हैं इसको, आर्गन। एटॉमिक नंबर इज 18। तो आप इतना लिखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 सबशेल्स को दिखा सकते हो बच्चा। यू कैन राइट 4s2 3D1। ठीक है, या फिर यू कैन राइट 3D1 4s2। आया समझ में बच्चा? तो ये करना ज़्यादा ईजी है ना, इतना बड़ा लिखने से बेटर है। तो सारे के सारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो आपके 3D सीरीज़ के हैं, उनके लिए आप आर्गन को स्टार्टिंग में लिख दीजिए, और बाद में सिर्फ ये 2 सबशेल्स आप दिखा दोगे, देन योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी करेक्ट। इसको कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चा।
ठीक है। इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, है ना, आपका D1, D2, D3। अब क्रोमियम और मैंगनीज का एक इंपॉर्टेंट है बेटा, क्रोमियम में D4 होते हैं। आपको मैंने सिखाया है कि आपको जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, जितने आप सबशेल्स को शो करते हो, ऑर्बिटल्स को शो करते हो बच्चा, आपका D4 ऐसे फिल करोगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जो D6 बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, लेकिन इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इस S वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो ये हाफ फिल्ड हो गया, तो इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d5 4s1। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से आपका नीचे एक और एलिमेंट आएगा आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कॉपर में भी यही केस होता है। कॉपर का आपका 3d9 4s2 आता है बच्चा, ठीक है। तो उस केस में भी हम यही करते हैं, फुल्ली फिल्ड करवा देते हैं, 3d10 4s1। ठीक है, इट्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कॉपर। ठीक है, समझ में आया बच्चा। चलिए, ये थी कॉन्फ़िगरेशन की बात। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना ही बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली कहलाता है। कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब है टेम्परेचर का इंक्रीज करना। तो वो इंक्रीज कब करते हो, जब आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। व्हेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, देन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, चलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी जितने भी आप स्टडी करोगे ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की, वो सारी की सारी पता है आपके जो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं के अराउंड घूमेगी, उन्हीं के अराउंड घूमेगी जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। कैसे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज कीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आपने लिखा है ना, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखो आप क्या करोगे, आप इसमें इनके डी सब शेल्स को लिख लीजिए, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको मैंने बताया है कि आपको जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है, तो यहाँ पे D5 और D10 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें आपने ये लिख लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली स्कैंडियम जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ओनली वन बॉन्ड विल बी देयर, है ना। एक ही बॉन्ड को, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। टाइटेनियम का केस क्या है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की कोशिश करेगा, है ना। इस तरह से ये 3, ये 5, ये 5, अब देखो घटते रहेंगे। अब ये 4 को शेयर करेगा, ये 3, ये 2 और ये 0 0, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है ही नहीं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसके बनने की संभावना है ना बच्चा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या है, उतने सारे बॉन्ड बनेंगे, उतने ज़्यादा बॉन्ड उसके बनेंगे। ये एक एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये 2 एलिमेंट्स 3 5 5, है ना, डिपेंड करता है, कोई कोई अभी एक एलिमेंट भी शेयर कर लेता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, बट डिपेंड करेगा, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड तो उतने इंक्रीज करेंगे ना, चाहे एक एलिमेंट के साथ बने चाहे 2-3 एलिमेंट के साथ बने, बात तो वही है, नंबर ऑफ बॉन्ड आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स क्या है, आपको जो बॉन्ड को ब्रेक करना जो हमें करना है दैट इज बिकमिंग नॉट पॉसिबल, यानी कि ईजी नहीं हो रहा है, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बच्चा, इस पॉइंट तक आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किस पॉइंट तक, आपके मैंगनीज के पॉइंट तक। यहाँ पे आप कह सकते हो कि नियर बाय इक्वल हो सकता है, बट यहाँ तक तो आपका इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या करेगा, इन 3 एलिमेंट्स के लिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल के लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो शेयरिंग ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, और यहाँ पे इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा कि अनएक्सपेक्टेडली टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर देने पे कॉपर जिंक के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। चलिए वेरी गुड, हम शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं बच्चा। इसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अरे लिखा नहीं जा रहा है बच्चा, वेट 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 वेट, लेट मी चेंज। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन,
ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एटमाइजेशन मीन्स जिसने एटम बनाया हुआ है, यानी कि जिसने आपका पूरा पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसके आयंस बनाने हैं, इसको ब्रेक करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है और हमें एटम को आयंस में यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियसली मेटल्स हैं, बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, अभी हमने देखा। जैसे जैसे आपके ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड नंबर ऑफ बॉन्ड भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करके इस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। उस बॉन्ड को ब्रेक करके आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। तो साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आपका जो ट्रेंड था बॉइलिंग पॉइंट का, वही ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि फर्स्ट इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड देन डिक्रीजेस। समझ में आया बच्चा? सेम ट्रेंड है आपका, वही एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग एटमाइजेशन का जो कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की अगर बात करेंगे बच्चा, तो एटॉमिक साइज आपको पता है जनरली पीरियड में क्या करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। ठीक है ना, आपको पता है ग्रुप में एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। वही ट्रेंड आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस होंगी ऑब्वियसली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स से नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, क्या एटॉमिक साइज देखो बच्चा, जब हमने कहा कि यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, यहाँ पे जा सॉरी डिक्रीज कर रहा है अलोंग अ पीरियड, आपका एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जब डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, तो रेगुलर डिक्रीज तो नहीं है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, आप अपने ग्राफ में देख सकते हो, जो आपको दिख रहा होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों है बच्चा? पहली बात तो ये आपको पता है डाउन द ग्रुप हम क्यों कहते हैं कि इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और डिक्रीज करने के लिए हम क्या रूल लगाते हैं या फिर हम क्या रीज़न देते हैं कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि आपका Z इफेक्टिव होता है, वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। क्या होता है, ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही मीनिंग है इनका। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसका मतलब इनमें जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। और अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो एटॉमिक साइज यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है। देखो ना, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपस में खिंचे चले जाएंगे एक दूसरे की तरफ, पूरा साइज जो है आउटरमोस्ट सबशेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचा चला आएगा ना। तो इसीलिए एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड। दिस इज द रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही होना है, एटॉमिक साइज ऑब्वियसली ही डिक्रीज करेगा आपका, लेकिन आपको पता है क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा? चलिए बताते हैं हम लोग आपको क्या ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा बच्चा। फर्स्ट तो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके जो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है D1, D2, D3, D4, D5 लिखिए, D5, D6, D7, D8, D10 एंड D10। ठीक है, ये आपका पार्शियली फिल्ड यानी कि डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने के लिए मिल गए। अब यहाँ पे देखो, आपका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही कर रहा है, उसके बेस पे आप ये कहोगे कि डिक्रीज कर रहा है एटॉमिक साइज, बट यहाँ पे हमें रेगुलर ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका रीज़न है ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब ये पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है एक्चुअली में बच्चा, जैसे जैसे आपके पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप देखो ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे यानी कि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक जो आप ट्रेंड देखने के लिए आपको मिलता है वो यही है कि साइज आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए हमने कहा कि यहाँ पे आपने देखा कि जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपका Z इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। लेकिन एक बात देखो ना बच्चा, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्रिएट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्रिएट करेंगे ना। आपके यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपका देखिए 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेड बचे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्रिएट करेंगे। यहाँ रिपल्शन भी हो रहा है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज भी कर रहा है। तो सोचो, साइज डिक्रीज भी कर रहा है, साइज इंक्रीज भी कर रहा है। दो रीज़न है यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा, आयरन कोबाल्ट निकल का जो साइज है वो नियर बाय इक्वल हो जाता है। दिस इज द रीज़न कि जेड इफेक्टिव भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी लग रहा है। आउटर मोस्ट सब शेल में बच गए ना वो खाली, ऐसे ऐसे बचे हुए हैं ना खाली, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट करते हैं। और रिपल्शन क्रिएट करने का मतलब है कि वो एटॉमिक साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जेड इफेक्टिव घटाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से साइज आपका कांस्टेंट ही रह जाता है, नो डिक्रीज एंड नो इंक्रीज। आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ तो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, लेकिन डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पे साइज क्या कर जाएगा, आपका साइज इंक्रीज कर जाएगा बच्चा। आया समझ में। फर्स्ट डिक्रीज, देन इक्वल एंड देन इंक्रीज, दिस इज द ट्रेंड, जो कि रेगुलर ट्रेंड नहीं है बच्चा। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ये आपको समझ में आ गया एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पता है। शील्डिंग इफेक्ट भी कहीं कहीं डोमिनेट कर जाती है बच्चा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली में, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है बेटा कि जो इनरमोस्ट आपके सबशेल्स होते हैं, जो इनरमोस्ट आपके सबशेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लेते हैं, है ना। इनरमोस्ट यानी कि एस और पी, डी और एफ में अगर मैं बताऊं तो शील्डिंग इफेक्ट इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट आपका डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इस तरह से एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखते हैं अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने देते। लेकिन अगर एफ की बात करूँ तो बहुत बड़ा सबशेल हो जाता है, बाहर की तरफ आउटर मोस्ट सबशेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाते, साइज जितना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि एस पी और डी एफ में इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए बच्चा, ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसके अंदर जो आप लोग पढ़ते हो मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। वैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया था। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन प्लस 2, एन होता है आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जो आपको पता है डी सबशेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस एन को यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो डी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट करते हैं, वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कलर शो करते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट देयर प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जो वहाँ पे प्रेजेंस है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से वो कलर शो करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब एफ ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। एफ ब्लॉक क्या कहता है बच्चा, एफ ब्लॉक की जो सीरीज होती है वहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है, वहाँ पे कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं है, कोई इक्वलिटी नहीं है, इस तरह से वह रेगुलर डिक्रीज है। एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो वो रेगुलर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जिसकी भी बात करोगे वो ट्रेंड रेगुलर ही है जो होना चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, होती क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सबशेल, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आखिरी का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको, ठीक है। तो आपका जो डाउन द ग्रुप होता है, आप क्या देखते हो कि साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं, निकालने आसान होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और पीरियड में क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यही रेगुलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो आपकी रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वहाँ पे आपकी, दैट इज +2 एंड +4, ठीक है ना। +3 भी शो करते हैं आपके, +4 वैसे बहुत रेयरली होता है, बट +3 आपका रेगुलर है। +2 एंड +3 बहुत रेगुलरली वहाँ पे ट्रेंड को शो किया जाता है, फॉलो किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि कौन है एलिमेंट जो कि सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक, तो वो है आपका मैंगनीज, ठीक है, जो +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है कि किसके इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलने हैं, जिसकी वजह से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ले ले।
जब तक कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं ले लेता। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों लेनी है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत स्टेबल एलिमेंट्स हैं आपके नेचर के अंदर, क्योंकि किसी से भी बॉन्डिंग नहीं करते। द रीज़न बिहाइंड दैट दे हैव आउटरमोस्ट सबशेल फिल्ड। तो हर कोई गैस, हर कोई एलिमेंट, नॉट ओनली गैस, हर कोई एलिमेंट जितने भी टेबल के अंदर हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सभी के सभी इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेना चाहते हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को इतने तक निकालते रहते हैं जब तक वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव ना कर लें। तो डिपेंड करेगा आपके हर एलिमेंट पे कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा, बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 एंड +3 होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आपकी, दैट इज योर +2 एंड +4। वहाँ पे ये वाली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बच्चे। चलिए ये था हमारा वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो थी आपकी। ठीक है, बाकी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो अपने बुक के अंदर से। मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बनाई है, लॉन्ग वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं। हर टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, वहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा। ठीक है, लिंक में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देख सकते हो मेरे शॉर्ट नोट्स का। और मेरी बुक्स भी है, मैं बुक्स भी बनाती हूँ बच्चा। मैंने बुक्स मेरी पब्लिश की है, अमेजोन पे सेल होती हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी और आप मेरी बुक्स को भी देख सकते हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो इनफ है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके हाफ ईयरलीज के लिए, आपका यूटीज़ के लिए, आपको टॉप करना। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं और मेरी बुक्स और मेरे नोट्स को आप लोग स्टडी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।